आज की कहानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए एक ज़िला है शहडोल। शहडोल के ही ब्योहारी थाने के अंदर थाना प्रभारी। सुबह सुबह का समय था, तारीख थी 25 मार्च 2018। थाना प्रभारी अपने कामों में बिजी थे। इनके पास एक फ़ोन कॉल आता है। पास में ही एक गांव है जिसका नाम खामडाड है। खामडाड गांव के अंदर ही एक फ़ोन कॉल आता है कि इस गांव में एक आम की बगिया है। इस बगिया के अंदर एक युवती की लाश पड़ी है। अब पुलिस को सूचना मिलते ही फ़ौरन यहाँ के थाना प्रभारी इसकी सूचना आला अधिकारियों को देते हैं। इसके बाद घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर देखते हैं, गांव में घुसते ही उनको लोग बताते हैं कि एक आम की बगिया है, उसके अंदर ही उस युवती की लाश पड़ी है। पुलिस बगिया में जाती है। वहाँ एक भीड़, एक हुजूम पहले से ही मौजूद था। पुलिस को देखकर भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, लोग कम हो जाते हैं। पुलिस पहली बार लाश को देखती है और ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस लाश को देख के दहल जाए, और यहाँ ऐसा ही होता है। जब पुलिस ने लाश को देखा था तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाश की जो कंडीशन थी, एक 24 वर्षीय युवती की लाश थी और इसकी गर्दन कटी हुई थी। शरीर पर आधे कपड़े थे, एक ब्लाउज़ था, एक पेटीकोट था, और पेटीकोट लगभग बुरी तरह से फटा हुआ था और उसके होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके अलावा छाती पर दोनों तरफ नाखूनों के निशान थे, जैसे उसको बुरी तरह से खरोचा गया है। दोनों गालों पर दांतों के काटे जाने के निशान थे। इसके अलावा जो युवती का गुप्तांग था उसको भी बुरी तरह जलाया गया था। लाश के साथ जितनी भी बर्बरता थी उसकी सारी हदें पार कर दी गई थी। अब पुलिस लाश को देखते ही समझ जाती है कि मामला बलात्कार और हत्या का है। जब पुलिस लाश का निरीक्षण करती है, इसके बाद पुलिस गांव वालों की तरफ आती है। गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है तो मृतिका की शिनाख्त हो जाती है। गांव के लोग उसको पहचान चुके थे। पुलिस के आने से पहले ही उसकी पहचान हो चुकी थी। जब कोई लाश मिलती है तो सबसे पहला काम पुलिस का लाश को शिनाख्त करने का होता है। अगर मृतक की शिनाख्त ही ना हो तो आगे की कार्रवाई पुलिस कैसे करेगी। तो यहाँ शिनाख्त हो चुकी थी। गांव के लोग बताते हैं मृतिका का नाम नीतू राठौर है और इसी गांव के एक किसान हैं बाबूलाल राठौर। इनकी ये बहू है। इसके पति का नाम राजू है और इनका खेती बाड़ी का काम है। अब पुलिस शिनाख्त करके कागजी कार्रवाई करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अब ये सारी जानकारी पुलिस अपने आला अधिकारियों को देती है। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि गला रेतने की वजह से इस महिला की हत्या हुई है। अब पुलिस गांव के लोगों से ही पूछताछ शुरू करती है। गांव के कुछ लोग थे, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ पुलिस को पूछताछ में नहीं पता चलती कि कातिल का कोई सुराग लगे। पुलिस को पता चलता है कि जो नीतू राठौर थी ये राजू की पत्नी थी और राजू थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर है, मंदबुद्धि है, उसको कुछ इतना अच्छे भले की तमीज़ नहीं है। पुलिस को पता चलता है नीतू राठौर पास के ही गांव में मजदूरी किया करती थी और रोज़ सुबह जाती थी और शाम को वापस लौटती थी, लेकिन उस रात वो वापस घर ही नहीं लौटी। यानी सुबह मजदूरी पर अपने काम से गई थी और शाम को जब वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने तलाशना शुरू करा। बाबूलाल और राजू दोनों ही मिलकर नीतू की तलाश करते हैं। उसके बाद रात में उनको जब आधी रात गुजर जाती है तो कुछ गांव के लोग आकर बताते हैं कि पास के ही एक बगिया है आम की, उसके अंदर नीतू की लाश पड़ी है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। सुबह सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। अब पुलिस पहली बार नीतू के पति को बुलाती है, राजू को बुलाया जाता है। उससे पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को ये लगता है कि भाई ये तो दिमागी तौर पे कमज़ोर है और इसको इसकी पत्नी की मौत का ज़रा भी दुख नहीं है, गम नहीं है, और इसकी वजह यह है कि इसके पास ये एबनॉर्मल इंसान है, तो इसको अच्छे बुरे की कोई तमीज़ ही नहीं है। तो पत्नी की मौत होने और ना होने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं था कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ नीतू के ससुर को बुलाया जाता है, बाबूलाल को बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है। बाबूलाल कुछ चीज़ें बताता है। वो बताता है कि वो उस रात खेत में था जिस रात नीतू की हत्या हुई, और क्योंकि इस समय फसल की कटाई का समय चल रहा है तो उसके पास समय ही नहीं है कि वो घर पर जाए और घर की चीज़ों को देखे। घर के अंदर पति पत्नी के अंदर
क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। वो अपना ज़्यादातर समय फसल को देता है, अपने काम को देता है, क्योंकि ज़मीन इतनी नहीं है कि इनके खर्चे पूरे हों। तो 54 साल की उम्र में वो बताता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी ज़्यादा, ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूँ और कुछ पैसे फालतू कमा सकूँ। तो ज़्यादातर समय मैं अपने खेतों के अंदर रहता था। जिस रात नीतू की हत्या हुई उस रात भी मैं खेत में था। पुलिस पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि बाबूलाल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो उस रात खेत में था। राजू का पता करा जाता है तो उस रात घर में था। पत्नी वापस नहीं लौटी थी। जब रात को देर रात इनको पता चला तो ये लोग इकट्ठा होकर इनकी नीतू की तलाश में लगे। अब इसके बाद पुलिस एक लेडी कांस्टेबल को लगाती है और कहती है कि आप नीतू के बारे में जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू करें। वो लेडी कांस्टेबल अपने काम में जुट जाती है। वो नीतू के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करती है और पुलिस को ला के देती है। पुलिस को बताती है कि नीतू 2016 में इसका अपने पति से झगड़ा हुआ था और पति से झगड़ा होने के बाद ये अपने मायके चली गई थी। नीतू ने 2016 में अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज का मुकदमा करा था। अब राजू, क्योंकि उसका दिमाग कमज़ोर था, दिमागी तौर पे वो एबनॉर्मल था, तो वो इतना सब कुछ कर नहीं सकता था कि वो दहेज के बारे में दहेज की डिमांड करे, क्योंकि वो उसका दिमाग ही अपनी जगह नहीं है। अब बचता है ससुर बाबूलाल के ऊपर। पुलिस का शक जाता है कि कहीं बाबूलाल का इसमें कोई हाथ तो नहीं है। बाबूलाल से पूछताछ दोबारा की जाती है। अब बाबूलाल बताता है कि उसको शक है कि उसके बेटे राजू ने ही नीतू की हत्या करी है और उसकी वजह ये बताता है कि क्योंकि उसका बेटा एबनॉर्मल है, दिमागी तौर पे कमज़ोर है, तो हो सकता है कि नीतू ने उसको उसके साथ सोने से इनकार किया हो और गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर पुलिस के सामने एक सवाल ये था कि दहेज के मामले में या फिर पति पत्नी के झगड़े में इस तरह से हत्याएं नहीं की जाती हैं। जिस तरह की हैवानियत नीतू के साथ की गई थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था किसी ने उसके साथ हैवानियत करी, उसके साथ गलत काम करा, उसके बाद उसकी हत्या करी। तो जो मामला था पुलिस भी सोच में थी कि क्या है, किस तरीके से इस केस को सुलझाया जाए। पति है वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, ससुर को लेकर भी कुछ चीज़ें नहीं हैं जिससे उसके ऊपर शक जाए। अब जो महिला कांस्टेबल थी वो अपने काम में जुड़ जाती है, वो आगे की चीज़ें पता करना शुरू करती है। एक बड़ी कामयाबी उसके हाथ लगती है। वो पुलिस को आकर बताती है कि हत्या वाली रात, जिस रात नीतू अपने काम से मजदूरी पर गई थी और वापस लौट रही थी, तो वापस लौटते समय वो बाबूलाल के पास उसके खेत पर मिलने के लिए गई थी। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि हत्या वाली रात नीतू अपने ससुर के पास गई थी, तो अब कोई बहाना नहीं था बाबूलाल के पास। बाबूलाल को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पहले उसने अपने बेटे के ऊपर ही हत्या का शक जताया था, जबकि पुलिस ये सोच रही थी कि एक बाप अपने बेटे को क्यों फंसाएगा। जो आला अधिकारी थे उन्होंने भी बाबूलाल को टारगेट करने के निर्देश दिए थे कि इससे ही सख्ती से पूछताछ हो, यही आगे का रास्ता दिखाएगा। अब पुलिस 55 साल के बाबूलाल को उठाती है, लेकिन बाबूलाल के साथ कोई सख्ती नहीं करती है और उसको धर्म ग्रंथों का हवाला देती है, उसको पाप और पुण्य का पाठ पढ़ाती है। बाबूलाल से पुलिस कहती है कि पाप और पुण्य का फैसला संसार में ही हो जाता है और उसके बाद अगर यहाँ फैसला ना हो तो भगवान के घर ऊपर ज़रूर होता है। तो ये जब चीज़ें बाबूलाल के सामने पुलिस उसको एक तरीके से धार्मिक पाठ पढ़ाती है तो वो टूट जाता है और वो जुर्म कबूल करता है कि हाँ उसने ही अपनी बहू नीतू की हत्या करी है। उसके बाद जो वो कहानी सुनाता है, कहानी इस तरह है। पुलिस कहानी सुनने से पहले ही बाबूलाल को घटनास्थल पर लेकर जाती है। उसकी निशानदेही पर नीतू की चप्पलें और उसके कुछ कपड़े खून से सने बरामद किए जाते हैं, वो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। इसके बाद पुलिस उसको वापस थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है कि हत्या क्यों करी। इसके पीछे की जो कहानी थी वो बताता है कि वो पेशे से खेती किसानी का काम करता था और उसकी पत्नी का देहांत 15 साल पहले हो चुका था। अब एक बेटा था जो कि धीरे धीरे करके जवान हो रहा था। जब बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसको पता चलता है कि ये मंदबुद्धि है और इसका दिमाग कमज़ोर है, ये एबनॉर्मल है। जब उसको ये पता चलता है तो बड़ा दुखी होता है कि उसके पास सिर्फ एक बेटा है और वो भी
मन बुद्धि है तो आगे का जो जीवन है वो उसका कैसे कटेगा। बेटा जवान होता है, बेटे के लिए लड़की तलाशना शुरू करता है कि अब बेटे की शादी कर दी जाए, लेकिन गांव के अंदर सभी जानते थे कि राजू दिमागी तौर पे कमज़ोर है तो उसको कोई अपनी लड़की क्यों देगा। अब बाबूलाल लड़कियां तलाश कर थक जाता है, उसको कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिल पाता जिससे वो अपने बेटे की शादी करे। अब ऐसे ही करते करते समय गुजरता रहता है। अब घटना से 4 साल पहले की बात है। पास के ही गांव में नीतू नाम की ये युवती रहती थी। नीतू के घरवाले राजू के साथ इसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबूलाल बड़ा खुश होता है कि उसके घर में भी अब पायलों की झनकार गूंजेगी। बाबूलाल बड़ा खुश होता है, दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद जब नीतू इस घर में पहली बार ब्याह कर आती है, नीतू भी अपने साथ कुछ सपने लेकर आई थी कि उसका पति होगा जो उसको बेतहाशा मोहब्बत करेगा। अब नीतू पहली ही रात में, जब शादी की पहली रात आती है, तो नीतू अपने कमरे में कुछ सपने लेकर बैठी थी। लेकिन यहाँ जब राजू कमरे में दाखिल होता है, नीतू ने सोचा था कि उसका पति औरों की तरह, जैसा कि उसने सपने सजाए होंगे, आएगा, उसका घूंघट उठाएगा, उसके खूबसूरती की तारीफ़ें करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। राजू कमरे में आता है और सीधा नीतू के बराबर में आकर सोने चला जाता है। अब वो नीतू देखती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सोचती है कि शायद क्योंकि आजकल के जो मर्द हैं वो भी महिलाओं से कम नहीं हैं, शायद इनके अंदर भी थोड़ी झिझक है, शर्म है, तो और थकान भी होगी तो सो गए हैं। वो भी खुद को दिलासा देकर नीतू भी उस रात सो जाती है। अब अगला रोज़ आता है, अगले रोज़ भी यही होता है। ऐसे ही करते करते समय बीतता रहता है। अभी तक नीतू और राजू के बीच में दूरियां थीं, दोनों करीब नहीं आए थे। अब एक रोज़ नीतू सोचती है कि क्यों ना खुद पहल करी जाए, और वह अपने पति के करीब जाती है। जब उसके करीब जाती है तो उस रोज़ उसको पहली बार पता चलता है कि उसका पति राजू दिमागी तौर से ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर से भी, शारीरिक तौर से भी कमज़ोर है और वो कुछ कर पाने में असमर्थ है। और नीतू को पता चल जाता है कि उसका पति उसको पुरुष का सुख नहीं दे पाएगा। अब जब नीतू को पहली बार ये चीज़ पता चली तो उसको बड़ा धक्का लगता है, लेकिन वो फिर भी उसी घर में अपने पति के साथ रहती है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें होना शुरू होती हैं, क्योंकि नीतू को पुरुष का सुख नहीं मिल रहा था और इधर राजू दिमागी तौर से कमज़ोर था। तो दोनों के बीच में कड़वाहट घुलना शुरू हो जाती है। बल्कि राजू तो दिमागी तौर से कमज़ोर था तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन नीतू उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा था। तो लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई थी और वो बात बात पर घर में बाबूलाल और राजू को टेढ़े मेढ़े जवाब देती थी। अब पहली बार बाबूलाल को भी इन चीज़ों का आभास होता है कि उसका बेटा राजू वो दिमागी तौर से ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर से भी कमज़ोर है और वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। जब उसको ये चीज़ें पता चलती हैं तो पहली बार बाबूलाल के दिमाग में पाप पनपता है। अब बाबूलाल यहाँ से एक मर्यादा की दहलीज लांघ जाता है। एक ससुर होने के बाद वो अपनी बहू के ऊपर गंदी निगाह रखना शुरू कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर एक काम करता है कि अपनी बहू नीतू का यहाँ ख्याल रखना शुरू कर देता है। उसकी पसंद का ख्याल रखता, उसको जो चाहिए होता वो ला कर देता। अब नीतू भी देखती है कि उसका ससुर उसकी तरफ झुका जा रहा है, उसको उससे लगाव है। अब नीतू को भी यहाँ पर क्योंकि एक पुरुष की ज़रूरत थी तो वो बाबूलाल के इशारे समझ चुकी थी। अब दोनों ही एक दूसरे के इशारे समझ चुके थे, लेकिन यहाँ डर ये था कि शुरुआत कौन करे, क्योंकि एक मर्यादा है और एक रिश्ते की दीवार है जिसको इनको लांघना था। अब दोनों ही इस सोच में हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। एक रोज़ की बात है, बाबूलाल अपने घर में दाखिल होता है। राजू उस समय घर में मौजूद नहीं था। वो आकर देखता है कि उसकी बहू नीतू नहा रही है और नहाते हुए अपनी बहू को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठता है। नीतू भी इसका विरोध नहीं करती है। वो नहाते समय बाबूलाल और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब पहली बार ये मर्यादा की दीवार लांघ जाते हैं और दोनों तन मन से एक हो जाते हैं। अब दोनों ही मिलकर अक्सर ये खेल खेलना शुरू कर देते हैं। रात में राजू जब सो जाता तो नीतू उठकर बाबूलाल के कमरे में आती और दोनों कमरे में बंद हो जाते। अब ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ एक रोज़ ऐसा होता है कि बाबूलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो उसकी बहू थी नीतू, वो बाबूलाल से कहती है कि
वो उससे शादी करना चाहती है और वो उसकी रखेल बनकर नहीं रहेगी और वो उसके बेटे को तलाक देगी और वो उससे शादी करेगी। अब ये चीज़ें सुन के पहली बार बाबूलाल के दिमाग से वासना का बुखार उतरता है। वो अपनी बहू के मुंह से ये चीज़ें सुनकर अब उसको दुनियादारी की, उसको समाज की, सभी की चिंता सताने लगती है कि मेरी बहू क्या बोल रही है। घर के अंदर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन समाज के सामने अपनी बहू को अपनी पत्नी बनाकर रखना ये कहाँ तक जायज़ है। अब वो नीतू को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन नीतू के सर पे भूत सवार था। वो चाहती थी कि बाबूलाल, जिसकी उम्र लगभग उससे 2 गुनी से भी ज़्यादा है, वो उसके साथ शादी करे और वो उसकी रखेल बनकर नहीं रहना चाहती है। बाबूलाल उसको समझा समझा कर थक जाता है, लेकिन नीतू अपनी ज़िद पर अड़ी थी। अब होता यह है कि बाबूलाल ज़्यादातर समय अपने खेतों में रहना शुरू कर देता है और घर के अंदर कम रहता। घर के अंदर होता तो नीतू उसके सामने फिर वही शादी का प्रस्ताव रखती। ये अपने खेतों में अपने काम को समय देना शुरू करता है। खेत के अंदर ही एक ये बगिया बना लेता है और अपनी बहू नीतू से कहता है कि फसल कटाई का टाइम आ रहा है, तो खेतों में काम ज़्यादा है, तो मैं रात को वहीं सोऊंगा। नीतू भी समझ जाती है कि बाबूलाल उससे दूरी बना रहा है, लेकिन वो भी नासमझ नहीं थी। अब घटना से 1 रोज़ पहले की बात है। नीतू को अगले दिन अपने मायके जाना था, तो वो अपने ससुर बाबूलाल से कहती है कि रात में घर में ही मिलना, खेत में नहीं रुकना, क्योंकि वो चाहती थी कि मायके जाने से पहले देह सुख का आनंद ले लिया जाए। इसके बाद वो बाबूलाल से कहकर चली जाती है, लेकिन बाबूलाल अपने खेत पर ही रुकता है। वो जानता था कि वो रुकेगा तो नीतू के एक ही सवाल करेगी शादी का, जो उसको करनी नहीं थी और ना ही समाज इसकी इजाज़त देता था। अब नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब अपने काम से वापस गांव लौटती है, गांव में दाखिल होते ही उसको पता चलता है कि बाबूलाल अपनी बगिया में अपने खेत में ही मौजूद है, जबकि वो सुबह कह के गई थी कि शाम को जब वापस लौटूंगी तो घर के अंदर मौजूद मिलना, क्योंकि इन दिनों अक्सर वो ज़्यादातर अपने खेतों में सो रहा था। अब सीधी नीतू बाबूलाल के खेत में जाती है, उस बगिया में जाती है जहाँ बाबूलाल था। बाबूलाल नीतू को वहाँ देखकर बड़ा चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। नीतू उससे कहती है कि आज रात वो इसी बगिया में रुकेगी। बाबूलाल की चिंता ये सुनकर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता था आस पड़ोस में जितने भी मज़दूर काम करते हैं, रात के समय अक्सर वो उसकी बगिया में आया जाया करते हैं, तो भेद खुल जाएगा। रात के समय अगर कोई मज़दूर आकर देख लेगा तो उसको लाज का डर सता रहा था। तो बाबूलाल को ये चिंता थी, लेकिन बाबूलाल उसको समझाता है, मना करता है कि ये संभव नहीं है और तुम वापस घर लौट जाओ। अब इतना सुनकर नीतू अपने शरीर से, अपने तन से एक एक करके कपड़े उतारना शुरू करती है और बाबूलाल के साथ ज़बरदस्ती करती है। अब यहाँ जब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो इसके बाद बाबूलाल को गुस्सा आता है, पास में पड़ा एक धारदार हथियार उठाता है और नीतू के गर्दन पे वार कर देता है। नीतू की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी हैवानियत का खेल खेलता है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। नीतू के शरीर पर कुछ ऐसे घाव देता है ताकि पुलिस को ये लगे कि मामला हैवानियत का है और बलात्कार के बाद ही इसकी हत्या करी गई। शरीर पर जख्म देने के बाद वो उसकी लाश को कंधे पे उठाता है और थोड़ी दूर पर ही जो आम की बगिया थी वहाँ फेंक आता है। वापस अपने खेत में आकर सो जाता है। इसके बाद की कहानी आपको मालूम है। सुबह होती है तो पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है। अब बाबूलाल अपना जुर्म कबूल कर लेता है, आज सलाखों के पीछे है। तो कहानी कैसी थी और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अगर बेटा दिमागी तौर से कमज़ोर था तो उसकी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर ज़रूरत थी भी तो जो एक ससुर ने कदम उठाया बिल्कुल सरासर गलत है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें।